A very good morning, student. Today we are going to learn level 3, unit number 2, session number 7, that is role of journal duty assistant in care plan. तो सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि what is GDA और what is journal duty assistant. A journal duty assistant or GDA is one who provide a patient care and helps maintain a suitable environment. Some of the key responsibility are to provide patient daily care, comfort, safety and health need. जनरल ड्यूटी असिस्टेंट से अभिप्राय बेटा उस व्यक्ति से है या उस हेल्थ केयर वर्कर से है जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करता है और पेशेंट के आसपास के इन्वायरमेंट को एक मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। और कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक जीडी परफॉर्म करता है वो है पेशेंट डेली केयर में, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने में, सेफ्टी में और उसकी हेल्थ नीड्स को पूरी करने में। और चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हेल्थ केयर वर्कर है, जीडीए जो है वो डेमोस्ट्रेट करता है बेसिक पेशेंट केयर स्किल, communication skill, ethical behavior while working in a clinical in shift. जीडीए जो भी उसकी पर्सनैलिटी रहती है वो एक अपने आप को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी पेशेंट केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो जनरल तौर पे कहना होगा कि जो जीडीए है वो पेशेंट केयर या पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पेशेंट के केयर प्लान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ केयर प्लान। तो आइए देखते हैं कि केयर प्लान होता क्या है। केयर प्लान, अ केयर प्लान इज़ अ सेट ऑफ एक्शंस दैट द जीडीए will have to implement to support patient care. This plan reflects all discipline involved in providing care to the patient. The purpose of care plan is to guide all who are involved in a care of a patient. तो केयर प्लान से क्या अभिप्राय रहेगा, वो सारे कार्य या वो सारे एक्शन जो जर्नल ड्यूटी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए या पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हुए परफॉर्म करता है, या वो सारे प्रोसीजर है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ये एक पूरा एक सेट ऑफ एक्शन है, पूरा कार्य जो भी परफॉर्म करता है पेशेंट पे जीडीए, चाहे वो पेशेंट को केयर कोई भी प्रोसीजर दे रहा है ना, तो वो भी जो केयर है, केयर देना है उसने और वो उसके दिमाग में है वो, तो जो भी वो प्लानिंग है दैट इज़ कॉल्ड केयर प्लान। और जो भी वो प्लान करता है वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी डिसिप्लिन, है ना, कि क्या डिसिप्लिन है या किस तरीके से वो किस डिसिप्लिन तरीके से वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहा है। और आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ केयर प्लान, क्या उद्देश्य है केयर प्लान का, क्यों हम केयर प्लान बनाते हैं। तो नंबर 1, टू प्रोवाइड ईच पेशेंट एन इंडिविजुअलाइज प्लान ऑफ अ केयर सो दैट द पेशेंट कैन बी क्योर्ड एट द अर्लियर। हर एक इंडिविजुअलाइज से मतलब है व्यक्तिगत, हर एक मरीज़ को व्यक्तिगत तौर पे जो भी केयर प्लान करनी है, हर एक पेशेंट को उसके बीमारी के हिसाब से, व्यक्तिगत बीमारी के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से अर्ली स्टेज में क्योर कर लिया जाए, इसीलिए ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है केयर प्लान का। दूसरा क्या रहता है, टू डिटरमाइन प्रायोरिटी ऑफ फॉर एक्शन, कि किस बीमारी के लिए कौन से प्राथमिकता हमें किस चीज़ पे देनी है ना, उसको उसकी जांच कर सके या उसको डिटरमाइन कर सके। टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग स्टाफ एंड प्रोफेशंस फॉर द डिसिप्लिन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है केयर प्लान। जो भी कम्युनिकेशन रहती है बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर शिफ्ट में वर्क रहता है तो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर
अगर केयर प्लान बना होगा तो इजीली जो दूसरी शिफ्ट में आएगा हेल्थ केयर वर्कर, जो दूसरी शिफ्ट में जीडी आएगा, उसको इजीली वो कैरी आउट हो जाता है एंड इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग स्टाफ एंड प्रोफेशनल्स। ये भी एक उद्देश्य से केयर प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, टू इनकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग पेशेंट केयर एंड टेकिंग डिसीजन अबाउट पेशेंट हेल्थ केयर। और नेक्स्ट क्या रहेगा, टू प्रोवाइड फॉर फर्दर एक्शंस एंड गोल सेटिंग। केयर प्लान से क्या रहता है कि केयर प्लान बनाते हैं तो पेशेंट की भूमिका भी सहयोग भी मिले, उसके उद्देश्य से भी ये भी एक ऑब्जेक्टिव को देखते हुए केयर प्लान बनाया जाता है कि इससे जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसकी भी एक सहभागिता मिलते हैं, दैट हेल्प इन अ पेशेंट केयर, है ना। जो भी केयर बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका फिर उस चीज़ की रहती है। अगर पेशेंट भी पार्टिसिपेशन करता है और हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है, चाहे वो जीडी है चाहे वो नर्स है, तो उससे उसकी बीमारी जल्दी से ठीक हो सकती है। और नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड फॉर फर्दर एक्शन एंड गोल सेटिंग। इस उद्देश्य से भी केयर प्लान बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या गुणता होनी चाहिए या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वाइल यू आर मेकिंग केयर प्लान। जब भी आप केयर प्लान बना रहे तो क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केयर प्लान बनाना है। नंबर 1, इट इज़ हॉलिस्टिक एंड इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द नर्स और अ हेल्थ केयर वर्कर यूजिंग असेसमेंट एरिया। जो भी आप केयर प्लान बना रहे हैं वो तथ्यों पर निर्धारित होनी चाहिए। फिजिकल तौर पे, क्लिनिकल तौर पे आपने उस व्यक्ति को देखा हो, क्लिनिकल तौर पे आपको ये पता हो, क्लिनिकली अप्रूव्ड हो कि इस पेशेंट को ये दिक्कत है ना, या फिर उसकी जो भी जांच हुई उसमें निकला है कि उसको ये है, तो उसी हिसाब से आप असेसमेंट उस एरिया की, उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट की एरिया के असेसमेंट करके ही केयर प्लान करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, इट फोकस्ड ऑन क्लाइंट स्पेसिफिक नर्सिंग आउटकम्स दैट आर रियलिस्टिक फॉर द केयर रिसेप्टेंट। जो भी आप केयर प्लान बनाते हैं जब भी बनाते हैं तो वो एक रियलिस्टिक से मतलब है कि वास्तविकता से अभिप्राय होना चाहिए उसका। ऐसे नहीं कि आप काल्पनिक तौर पे केयर बनाएं और उसका आउटकम जब निकले तो उसका आउटकम कुछ भी नहीं है, उसका कोई तथ्य भी आधारित ना। तो इट फोकस, जो भी केयर प्लान बने, दैट फोकस ऑन क्लाइंट स्पेसिफिक नर्सिंग आउटकम। नेक्स्ट रहेगा, इट इंक्लूड नर्सिंग इंटरवेंशन विच आर फोकस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर। जो भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, बीइंग अ जीडी, बीइंग अ हेल्थ केयर, जो भी केयर प्रोवाइड करता है, जो भी उसकी इंटरवेंशन है, जब भी इंटरवेंशन बनाते हैं तब उसका रिस्क फैक्टर ध्यान में रखते हुए वो केयर प्लान बनाना चाहिए। इंटरवेंशन से यह अभिप्राय है जो भी आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है, जो भी आपने उसको प्रोसीजर देना है, उसकी सोच कि हमने इसे ये देना है, तो वो रिस्क फैक्टर कि अगर हम ये देंगे तो कहीं दोनों चीज़ें, बेनिफिट्स एंड लॉस, दोनों चीज़ें देख के वो केयर प्लान आपको बनाना है। और वो बात में ध्यान रखना है कि वो सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो केयर प्लान इस तरह का होना चाहिए, दैट शुड बी, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, ये कैरेक्टरिस्टिक बताए, ये गुणताएँ बताई, ये केयर प्लान में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट रिलेट टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। जो भी आप, मतलब एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस केयर प्लान में। ऐसा ना हो कि जो आप केयर प्लान बना रहे हैं वो एक मतलब वो उसकी एक चेन ना बनी हो, है ना, क्योंकि वन एक्शन इज रिलेटेड टू सेकेंड फर्दर रिस्क फैक्टर, है ना। एक आप कोई अगर वो एक स्टेप आपका स्टार्टिंग में ठीक रहेगा तो नेक्स्ट को बेनिफिट रहेगा और इट विल लीड टू बेनिफिट हेल्थ केयर, या उसमें जो पेशेंट है उसको बेनिफिट मिलेगा और उसकी स्थिति में सुधार आएगा। तो ये गुणताएं जब भी केयर प्लान बनाते हैं ये होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये आप देखेंगे बेटा, एक चार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है। असेसमेंट है जिसमें सबसे नंबर 1, सेकेंड इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज प्लानिंग इंटरवेंशन, फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ इज इवेल्युएशन आउटकम। इधर बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी
कि जब भी कोई मरीज़ अस्पताल जाता है तो सबसे पहले वो आपको पता है कि ओपीडी जाता है। तो ओपीडी है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वो जाएगा पर्ची बना के, वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जाएगा। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में मोस्टली डॉक्टर बैठे हैं, है ना, जिस बीमारी से वो दिखाने गया अस्पताल या फिर जिस बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर रहते हैं नॉर्मल तौर पर, डॉक्टर के साथ जीडीए एक हेल्पर रहता है, कभी जीडीए है, कभी जूनियर प्रोफेसर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं। बट बीइंग अ जीडीए जो भी असेसमेंट का मतलब है, जो असेसमेंट वाइल आप जब भी फर्स्ट टाइम पेशेंट को मिलते हैं या फर्स्ट टाइम आप मिलते हैं, जो भी असेसमेंट वो उस टाइम की जाती है ना। तो असेसमेंट में दो चीज़ें देखी जाती हैं, वन इज़ सिम्टम एंड सेकेंड इज़ साइन। अब आप कहेंगे सिम्टम और साइन क्या है यहाँ पे। तो सिम्टम होते हैं जो पेशेंट फील करता है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल किया, एक व्यक्ति जाता है ओपीडी में जाता है पेशेंट डॉक्टर के पास, और डॉक्टर साहब बोलते हैं उसे कि बैठिए मैं आपकी जांच करता हूँ, और वो बताता है कि मुझे 5 दिन से बुखार है और मुझे साथ में पेट में भी दर्द है और मुझे भूख नहीं लग रही। तो ये तो हुआ जो पेशेंट ने बताया, है ना। तो जो पेशेंट ने बताया दैट कम अंडर सिम्टम और दैट कम अंडर सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा इज़ मतलब जो पेशेंट ने बताया, जो पेशेंट महसूस कर रहा है ना। और साइन होंगे जो डॉक्टर बाहरी तौर पे देख पा रहे हैं। डॉक्टर देख पा रहे हैं कि पेशेंट से चला नहीं जा रहा है, डॉक्टर देख पा रहे हैं कि पेशेंट की जो स्किन है बहुत पेल लग रहा है पेशेंट, है ना, पेशेंट और थोड़ा अनकॉन्शियस है, थोड़ा ओरिएंटेड नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो असेसमेंट करके भी देखी जाती। डॉक्टर ने फील किया कि बाजू में सूजन है उस पेशेंट की, गर्दन में सूजन है, या फिर वो जब वॉक करके आ रहा है तो उसे प्रॉपर्ली चला नहीं जा रहा, तो डैट कम अंडर सब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, तो असेसमेंट में दो चीज़ें रहेगी, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में आएंगे साइन विच इज़ सीन बाय अ डॉक्टर और अ हेल्थ केयर वर्कर और अ असेसर जो भी उसको असेस कर रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में रहेगा विच इज़ कम अंडर या विच इज़ टोल्ड बाय अ पेशेंट, है ना, या पेशेंट ने कहा है, राइट। सेकेंड होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आप देख रहे हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब असेसमेंट के बाद, असेस करने का बाहरी तौर पे असेसमेंट या फिर उसको जांच भी भेजी जाती है, जांच की देख के, है ना, जो भी उसका जांच देख के देखी जाती है कि खून की जांच दी जाती है, कई बार पेशाब की जांच दी जाती है ना, स्टूल सैंपल दिया जाता है। तो जांच के बाद भी असेसमेंट करने के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फाइंड आउट की कि पेशेंट को बुखार से सफ़र कर रहा है और बुखार इसे दिक्कत दे रहा है बहुत दिन से, पेट में भी दर्द है हालांकि, बट अभी ये सबसे ज़्यादा बुखार से सफ़र कर रहा है। तो प्लानिंग इंटरवेंशन में रहेगा, जो आप प्लान कर रहे हैं उस सिम्टम को उस सिम्टम को कम करने के लिए, उसकी दर्द उसकी उस जिस पीड़ा से वो सफ़र कर रहा है, जिस पेन से वो सफ़र कर रहा है व्यक्ति मरीज़, उसको कम करने के लिए जो भी आप इंटरवेंशन बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि बुखार है पेशेंट को, तो आप इंटरवेंशन बना रहे हैं कि मुझे पेशेंट को पट्टियाँ करनी है, इतने से ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी है, उसके बाद मुझे बुखार देखना है, मुझे बुखार की गोली देनी है या उसको खाने में ये देना है। तो ये आपकी इंटरवेंशन है, देना है जो आपने प्लानिंग की है, इंटरवेंशन की है। इम्प्लीमेंटेशन है कि आपने वो दे दिया है, मैंने पट्टियाँ कर दी है, राइट, मैंने बुखार की गोली दे दी है, ठीक है, मैंने डॉक्टर के अनुसार दवाइयाँ पेशेंट को दे दी है ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ नर्स जो जीडी का है ना, और तो इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। तो फाइनल एंड लास्ट होगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब जो भी आपने उसकी असेसमेंट करके जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन किया आपने, है ना, और नेक्स्ट आपने वो इंटरवेंशंस की कि आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उस पर अप्लाई किया और उसका आउटकम क्या रहा। आउटकम दो चीज़ें होगा, या तो बेनिफिशियल में रहता है या फिर उसकी स्थिति में हमेशा या तो उसकी स्थिति में सुधार होना चाहिए, उसकी स्थिति कॉम्प्लिकेटेड नहीं बननी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी
इंटरवेंशन जब भी आप बनाते हैं, केयर प्लान आप जब भी बनाते हैं, तो हमेशा रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए इंटरवेंशंस या केयर पेशेंट पे को देनी चाहिए, राइट। तो ये एक प्रॉपर चार्ट है, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया एक पेशेंट के तौर पे। आई होप आपको समझ आ गया हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइल यू आर गिविंग केयर टू द पेशेंट, और जब भी आप केयर प्लान बनाते हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया बेटा। आप देख सकते हैं, नंबर 1 इज़ असेसमेंट, सेकेंड वन इज़ असेसमेंट के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट इवेल्युएशन एंड outcome, right? Next we will learn about role of GDA, right? कि क्या एक GDA का क्या रोल रहता है। मैं जनरली आपको बेटा बताऊंगी ये कि GDA का क्या रोल रहता है। GDA असिस्ट इन लिफ्टिंग एंड टर्निंग पेशेंट, है ना, चाहे और ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो आंतरिक तौर पे ट्रांसपोर्टेशन है, आंतरिक तौर से मतलब इंडोर है, अस्पताल के अंदर की ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे आउटडोर ट्रांसपोर्टेशन है। GDA का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है वाइल ट्रांसपोर्टिंग अ पेशेंट, है ना, थ्रू व्हील चेयर, स्ट्रेचर्स, मूवेबल बेड्स, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तो पेशेंट GDA परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। नेक्स्ट रहेगा ट्रांसफर पेशेंट फाइल्स एंड एक्सरे बिटवीन डिपार्टमेंट्स, स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरीज, इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है GDA की। डिस्कस पेशेंट कंसर्न विद द नर्स, जो भी GDA का सीनियर सुपरवाइज़र होता है या सीनियर जो भी हेड है उनका, चाहे वो नर्स है, चाहे वो डॉक्टर है जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं GDA, तो उससे वो अपने नर्सिंग केयर प्लान डिस्कस कर सकता है, और जो भी पेशेंट के कंसर्न रिगार्डिंग है, केयर के कंसर्न है, he or she can discuss with the senior nurses. Next is provide patient personal hygiene by giving bedpan, urinals, back rubs, shampoos, shaving, assisting with travel to the bathroom, helping with showers and bath. आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटी है, डेली लिविंग एक्टिविटी है उसकी, उसमें संपूर्ण तौर पे जो GDA है वो सहभागिता निभाता है। नेक्स्ट रहेगा मेंटेन पेशेंट स्टेबिलिटी बाय चेकिंग वाइटल साइंस, वेट, रिकॉर्डिंग इनटेक आउटपुट इंफॉर्मेशन। पेशेंट का क्या डाइटरी प्लान है, प्रॉपर टाइम पे उसके वाइटल साइन चेक करना, वेट चेक करना, दैट इज़ ऑल्सो अ रोल ऑफ GDA इन hospital. Deliver and collect linen, typos, infectious waste, specimen, equipment is also an work of role of GDA. Next is maintain clean and prepare wheelchairs, trolleys and other equipment. Attend emergency cardiac arrest call, fire and other urgent situation within the hospital ground and patient restraint. जो भी कार्य जैसे पेशेंट की इमरजेंसी या पेशेंट को ऑल ऑफ सडन अगर पेशेंट को CPR देने की ज़रूरत पड़ जाती है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देने की ज़रूरत पड़ जाती है, या फायर या अदर कोई अर्जेंट सिचुएशन है, तो GDA परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ हॉस्पिटल सेटअप, है ना। और पेशेंट रिस्टेन, पेशेंट को रिहेबिलिटेशन में भी की केयर में भी जो GDA है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, दैट परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इधर जो बेटा ये रोल मैंने GDA और रोल ऑफ GDA इसलिए बताया क्योंकि जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेली एक्टिविटी ऑफ अ पेशेंट केयर एज वेल एज पेशेंट नर्सिंग केयर प्लान, पेशेंट केयर प्लान एंड नर्सिंग केयर प्लान, जो भी आप केयर पेशेंट को दे रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका GDA निभाता है बेटा। आई होप बेटा आपको ये जो भी मैंने बताया, वी हैव लर्न व्हाट इज़ GDA, व्हाट इज़ केयर प्लान, क्या ऑब्जेक्टिव है केयर प्लान के, क्या करेक्टरिस्टिक है केयर प्लान के, और कैसे हम केयर प्लान बनाते हैं, कि क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ GDA। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, वी कंक्लूड दैट अ GDA प्ले अ की रोल इन अ केयर प्लान ऑफ अ हॉस्पिटल, in a hospital.
क्या जो केयर प्लान बनाने में एक जीडीए की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पेशेंट के साथ जीडीए का जो रोल है, जो उसको प्रोसीजर या उसकी केयर में सहभागिता एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट निभाता है, उसके पॉइंट मैंने आपको बताया कि ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ हेल्थ केयर सेटअप. Next, a GDA may help in a care plan by helping the patient in many ways. Not in a just caring, but transporting him within a hospital, taking all over care, holistic care of a patient. I hope, Peter, you understood this chapter so well. So, thank you so much. Thank you.